हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अ न्यू सेशन ऑफ एडिटोरियल एनालिसिस। और हमेशा की तरह हम शुरू करेंगे अपना सेशन वोकैबुलरी से। देखो, जो जेन्युइन एस्पिरेंट्स है ना, जो जेन्युइनली तैयारी कर रहे हैं, उनको डे वन से पता होता है कि हमें ग्रामर के साथ साथ वोकैबुलरी और कॉम्प्रिहेंशन तैयार करते चलना है। बिकॉज अगर आप सिर्फ ग्रामर पे फोकस करोगे, ट्रस्ट मी, आप कट ऑफ क्लियर करना तो दूर की बात है, आप जो एक बेयर मिनिमम मार्क्स होने चाहिए वो भी नहीं ला पाओगे। ठीक है, यू विल बी परफॉर्मिंग जस्ट, मतलब इंग्लिश का जो भी कैटेगरी है उसमें 1/3 ही आपका परफॉर्मेंस होगा। क्योंकि अगर मैं एक अप्रॉक्सीमेटली बताऊं कि किस सेक्शन का क्या वेटेज है इंग्लिश में, सो ग्रामर हैज़ अराउंड 1/3 ऑफ वेटेज, एंड 1/3 ऑफ वेटेज लगभग वोकैब का हो जाता है, एंड उतना ही 1/3 वेटेज हो जाता है कॉम्प्रिहेंशन का। थोड़ा बहुत आगे पीछे वेरी करता है, लेकिन अप्रॉक्सीमेटली जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वेटेज है वो इसी तरीके से चलता है। तो अगर आप सिर्फ ग्रामर को फोकस करके चलोगे तो यू विल बी प्रिपेयरिंग फॉर जस्ट 1/3 ऑफ द पोर्शन। बट सिलेक्शन, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बात अगर आप करते हैं तो यहाँ पे आपको पता है कि यहाँ कोई पास या फेल नहीं होता है। आइदर यू आर सिलेक्टेड और यू आर नॉट, एंड द रेस फॉर सिलेक्शन इज नॉट ईजी माई डियर फ्रेंड्स। सो सभी इंपॉर्टेंट सेक्शंस जो हैं उनको जो इम्पोर्टेंस जिस सेक्शन को देना है वो देते हुए चलो, और इन एडिटोरियल सेशंस के थ्रू हम अपनी वोकैबुलरी और कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स को इम्प्रूव करते हुए चलेंगे। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला वर्ड है ड्यू डिलिजेंस। देखो, ड्यू का मतलब क्या है, आपने सुना होगा ड्यू डेट, है ना, ड्यू डेट। बट यहाँ पे हम बात कर रहे हैं ड्यू डिलिजेंस की। सो सबसे पहला डिलिजेंस क्या है? डिलिजेंस ENCE एंडिंग वर्ड है ना, तो ENCE एंडिंग वर्ड्स तो नाउन्स होते हैं, राइट। अब ड्यू डिलिजेंस का मतलब होता है केयरफुल इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, डिलिजेंट का मतलब क्या होता है? डिलिजेंट बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, आपके एग्जाम्स में कई बार आ चुका है, वेरी इंपॉर्टेंट, हाई फ्रीक्वेंसी प्रीवियस ईयर वोकैबुलरी है। तो डिलिजेंट का मतलब क्या है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ठीक है, अब जब हम ड्यू डिलिजेंस की बात करते हैं तो इसका मतलब क्या होता है? ड्यू डिलिजेंस मतलब जो भी चीज़ों का ध्यान रखना है ना, केयरफुल इन्वेस्टिगेशन, जांच पड़ताल करना। ठीक है, वेरिफिकेशन हो गया, इन्वेस्टिगेशन हो गया। एंटोनिम क्या है? ध्यान ना देना। एंटोनिम इसका बन जाएगा ध्यान ना देना। रेगुलेटर्स मस्ट कंडक्ट ड्यू डिलिजेंस बिफोर टेकिंग एक्शन, यानी कि जो रेगुलेटर्स हैं उनको उचित तरीके से जांच पड़ताल या केयरफुल इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए कोई भी फैसला लेने से पहले। ठीक है, कोई भी फैसला लेने से पहले जो भी उनको वेरिफिकेशन करना है, जो भी इन्वेस्टिगेशन करना है। अब इन्वेस्टिगेशन का मतलब ये नहीं होता है कि कुछ गलत हुआ है तो गलती कहाँ हुई है बस वही पता लगाना। इन्वेस्टिगेशन कैन ऑल्सो मीन कि आप पता लगा रहे हैं किसी चीज़ के बारे में, यू आर गैदरिंग इन्फॉर्मेशन, यू आर एनालाइजिंग इन्फॉर्मेशन, राइट। सो दैट कैन ऑल्सो मीन इन्वेस्टिगेशन। सो रेगुलेटर्स को कोई भी एक्शन लेने से पहले ये काम ज़रूर करना चाहिए। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज कर्ब। ये वर्ड जो है ये नाउन और वर्ब दोनों की तरह यूज़ हो सकता है। ये नाउन और वर्ब दोनों की तरह यूज़ हो सकता है। कर्ब का मतलब होता है रिस्ट्रिक्ट करना, रोकना, प्रतिबंध लगाना, कंट्रोल करना। ठीक है, सो रिस्ट्रिक्शंस, कंट्रोल्स, ये इसके सिनोनिम्स में आ जाएंगे। अब इसका एंटोनिम क्या बनेगा? एंटोनिम इसका बन जाएगा फ्रीडम, एंटोनिम इसका बन जाएगा परमिशन। आप रोक रहे हैं तो आप आज़ादी दे रहे हैं, आप रिस्ट्रिक्शन लगा रहे हैं तो उसका एंटोनिम ये है कि आप परमिशन दे रहे हैं। ठीक है, नाउ कर्ब्स ऑन सरोगेट एडवर्टाइजिंग आर नेसेसरी। सरोगेट एडवर्टाइजिंग में कर्ब्स यानी कि रिस्ट्रिक्शंस लगाना, प्रतिबंधित करना, कंट्रोल करना ज़रूरी है, आवश्यक है। ठीक है, डिसरप्ट, दिस इज अ वर्ब। इसका नाउन फॉर्म क्या होगा बच्चों? डिसरप्ट। इसका नाउन फॉर्म बनेगा डिसरप्शन, इसका एडजेक्टिव फॉर्म बनेगा डिसरप्टिव। सो डिसरप्ट मतलब इंटरप्ट करना, डिस्टर्ब करना, बाधित करना। ठीक है, डिस्टर्ब करना या फिर इंटरप्ट करना। एंटोनिम क्या है कि आप जो जैसा चल रहा है वैसा चलने दिया आपने, है ना, तो आपने मेंटेन किया, प्रिजर्व किया, राइट। द FDA एम्स टू डिसरप्ट द मार्केटिंग चेन। FDA का एम क्या है? जो मार्केटिंग चेन चल रहा है ना, इसी को डिसरप्ट करना है। डिसरप्ट करना है मतलब पूरा उथल पुथल कर देना है, डिस्टर्ब कर देना है, इंटरप्ट कर देना है। ठीक है, चलिए। द कंपनी मस्ट कंडक्ट प्रॉपर डैश बिफोर टेकिंग एनी एक्शन। कंपनी को कोई एक्शन लेने से पहले प्रॉपर क्या करना चाहिए? प्रॉपर कर्ब्स लगाना चाहिए, प्रॉपर ड्यू डिलिजेंस करना चाहिए, या फिर प्रॉपर डिसरप्ट करना चाहिए। कमेंट करके आप मुझे अपने आंसर्स बताएंगे। नाउ प्रॉप अप, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रॉप अप?
प्रॉप अप करना मतलब सपोर्ट करना या फिर प्रमोट करना, सहारा देना। बेसिकली मान लीजिए कि अगर इस पेन को मुझे ऐसे स्टेबल करना है, तो ये गिरा जा रहा है ना, तो मैंने क्या किया, मैंने इसको गिरा दिया, ठीक है। मैंने क्या किया, मैंने इसको सपोर्ट दिया, फिर से गिराने वाली थी, ठीक है। मैंने इसको सपोर्ट दिया, तो मैंने इसको क्या किया है, मैंने इसको सहारा दिया है, प्रॉप अप किया है, ठीक है। सो सपोर्ट करना, सस्टेन करना, ओके। अंडरमाइन और वीकन करना इसके एंटोनिम्स होंगे, राइट। नाउ सेलिब्रिटीज प्रॉप अप ब्रांड रिकॉल। तो सेलिब्रिटीज़ क्या करते हैं, कोई भी ब्रांड रिकॉल होता है तो उसको प्रॉप अप कर देते हैं, सहारा दे देते हैं, सपोर्ट दे देते हैं, है ना। अजय देवगन आएगा और बोलेगा ऊंचे लोग ऊंची पसंद, बस लोग तो पागल हो जाएंगे कि हम इसे पसंद कर रहे हैं, तो हम ऊंचे लोग हैं क्योंकि हमारी पसंद ऊंची है, ठीक है। लेकिन वो साइड में बिल्कुल लिखते हैं इट इज़ टोबैको इज़ इंजूरियस टू हेल्थ, ठीक है। वो कौन पढ़ता है, हम तो अजय देवगन को देख रहे हैं, ठीक है। सो सेलिब्रिटीज़ जो होते हैं, सेलिब्रिटीज़ प्रॉप अप ब्रांड रिकॉल, ठीक है। चलो नेक्स्ट वर्ड इज परस्यूएसिव। परस्यूएसिव IVE एंडिंग वर्ड है, तो ये एडजेक्टिव है, ठीक है। नाउ एबल टू इन्फ्लुएंस पीपल, प्रभावशाली। तभी तो आजकल जो कंटेंट क्रिएटर्स जिनको बहुत लोग फॉलो करते हैं उनको इन्फ्लुएंसर्स कहा जाता है। इन्फ्लुएंसर्स मतलब ये वो लोग हैं जो काफ़ी लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, ठीक है। जो भी लोग इनको फॉलो कर रहे हैं या फिर इनको आदर्श मान रहे हैं या इनके कंटेंट को लाइक कर रहे हैं, तो उन सभी लोगों को ये इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, राइट। सो परस्यूएड कर सकते हैं, मना सकते हैं। कोई बात अगर कहलवानी है तो इनसे कहलवाओ, इनके फॉलोअर्स इनकी बात मान लेंगे, ठीक है। कन्विंसिंग है, इन्फ्लुएंशियल है। एंटोनिम क्या होगा, अनकन्विंसिंग या फिर इनइफेक्टिव। सेलिब्रिटीज़ हैव स्ट्रॉन्ग परस्यूएसिव पावर, सेलिब्रिटीज़ के पास बहुत स्ट्रॉन्ग परस्यूएसिव पावर होता है, ठीक है। तो वो कुछ भी कहेंगे तो आप मान लेंगे, ठीक है। तो इसी को हम कहते हैं कि सेलिब्रिटीज़ जो है ये प्रॉप अप कर देते हैं किसी ब्रांड रिकॉल को। ब्रांड रिकॉल मतलब मान लीजिए कि किसी ब्रांड को कह दिया कि यार ये तो बहुत ख़राब है ना, तो उसका मार्केट में नेगेटिव इंप्रेशन चला गया। अब वो ब्रांड के जो ओनर्स हैं भाई, उनको तो बिजनेस करना है, तो वो क्या करेंगे, बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज़ को हायर करेंगे और सेलिब्रिटी आएंगे और बोल देंगे ऊंचे लोग ऊंची पसंद, और बस इसी में लोग घायल हो जाएंगे, एकदम पागल हो जाएंगे, राइट। और नहीं सोचेंगे कि हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, ओके। चलिए, कटरीना कैफ आएगी और वो माज़ा पिएगी, माज़ा या क्या कौन सा है, और एक है ना माज़ा जैसा ही, शायद मैंगोला था पहले या माज़ा, आई डोंट नो। माज़ा पिएगी और बोलेगी बहुत बढ़िया, बस सारे उन्हीं के पीछे पीछे घूमने लग जाएंगे, है ना। बस माज़ा दे दो, माज़ा दे दो। वो खुद शुगर बिल्कुल कंज्यूम नहीं करते हैं वो लोग, तो फिट होना उनकी उनकी ज़रूरत है, राइट। तो और फिटनेस में सबसे पहली चीज़ यही बोला जाता है कि शुगर के इनटेक को कम करो, लेकिन वो प्रमोट क्या करते हैं, वो प्रमोट करते हैं माज़ा, ठीक है। तो यस, इन्फ्लुएंशियल हैं वो लोग, इन परस्यूएसिव पावर उनके पास बहुत होता है, और इसीलिए ब्रांड्स इस बात का फ़ायदा उठाते हैं। और जनता अपना दिमाग नहीं यूज़ करती। सो द मार्केट सफ़र्स फ्रॉम अ ग्रॉस, अच्छा ठीक है, सॉरी ये तो नेक्स्ट वर्ड हो गया ना, ये कर लिया हमने। एसिमेट्री का मतलब क्या होता है, ठीक है, लैक ऑफ बैलेंस, असमानता बेसिकली, ठीक है। सिमेट्री, एसिमेट्री, ठीक है। नाउ इम्बैलेंस, एसिमेट्री का मतलब होता है इनइक्वालिटी होना, असमानता होना या बैलेंस ना होना। एंटोनिम होगा सिमेट्री या फिर बैलेंस। द मार्केट सफ़र्स फ्रॉम अ ग्रॉस एसिमेट्री, मार्केट जो है वो सफ़र कर रहा है, ग्रॉस मतलब बहुत ज़्यादा, ग्रॉस मतलब बहुत बुरा भद्दा भी होता है और इसका मतलब बहुत ज़्यादा भी होता है, ठीक है। सो ग्रॉस एसिमेट्री, जब इसको हम एज एन एडजेक्टिव यूज़ करते हैं तो इसका मतलब होता है बहुत ज़्यादा। जब हम इसको एज ए नाउन यूज़ करेंगे, हम किसी को कह नाउन नहीं सॉरी एडजेक्टिव यूज़ करेंगे, दिस इज़ ग्रॉस, है ना। तो किसी चीज़ को तुम ग्रॉस कह रहे हो मतलब बहुत बुरा है, बहुत बेकार है, बहुत भद्दा है। और अगर जैसे मैंने कहा यहाँ पे ग्रॉस एसिमेट्री है ना, तो एसिमेट्री इस नाउन को, ये नाउन है, ठीक है, इस नाउन की क्वालिटी बता रहा है, मतलब ये कह रहा है कि बहुत ज़्यादा, है ना। सो फ्रॉम अ ग्रॉस एसिमेट्री। Come to the next one. Okay, before that, we will see the question. Celebrities have strong dash power over consumers. Celebrities have strong dash power over consumers. So strong what? Prop up, persuasive और asymmetry. आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, आप कंफ्यूज हो सकते हैं यहाँ पे दो ऑप्शंस में, बट चलिए देखते हैं कौन कौन इसका सही आंसर दे पाएंगे। चलिए, द नेक्स्ट वर्ड इज सरोगेट, ठीक है। सरोगेट, इसका मतलब ये एक एडजेक्टिव है, ठीक है। एटी एंडिंग वर्ड्स वैसे तो वर्ब्स होते हैं,
70 to 80% टाइम्स वर्ब्स होंगे, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस भी है और ये उस एक्सेप्शन में का वर्ड है, राइट। सरोगेट का मतलब होता है ऑप्शनल, ठीक है। अ सब्स्टिट्यूट और रिप्लेसमेंट, ये मेडिकल फील्ड में भी बहुत ज़्यादा वर्ड यूज़ होता है, सरोगेसी, है ना। तो सरोगेसी, और ये इन जनरल भी हम इस वर्ड को यूज़ कर सकते हैं, जहाँ पर भी मीनिंग ऑप्शनल, सब्स्टिट्यूट, रिप्लेसमेंट होगा तो वहाँ पे हम सरोगेट वर्ड का यूज़ कर सकते हैं। सब्स्टिट्यूट और रिप्लेसमेंट एंटोनिम है ओरिजिनल और जेन्युइन, राइट। द कंपनी वाज अक्यूज्ड ऑफ, ये आपके एग्जाम में प्रेपोजिशन के लिए क्वेश्चन बहुत आता है। अक्यूज का मतलब होता है आरोप लगाना, और अक्यूज के साथ में फिक्स्ड प्रेपोजिशन आता है ऑफ। सो द कंपनी वाज अक्यूज्ड ऑफ सरोगेट एडवर्टाइजिंग, कंपनी पर आरोप लगा था सरोगेट एडवर्टाइजिंग का। सरोगेट एडवर्टाइजिंग क्या है? सब्स्टिट्यूट एडवर्टाइजिंग कर रहे हैं, ठीक है। सब्स्टिट्यूट एडवर्टाइजिंग कर रहे हैं, उस चीज़ का कंपनी पर आरोप लगा था, ठीक है। चलो, हेफ्टी का मतलब होता है बहुत ज़्यादा, ठीक है। हेफ्टी फाइन, बहुत ज़्यादा, वेरी लार्ज, बहुत भारी या बहुत अधिक, ये एक एडजेक्टिव है। क्या है ये? एडजेक्टिव है। सब्सटैंशियल, लार्ज, एंटोनिम हो जाएगा स्मॉल या फिर इनसिग्निफिकेंट। द लॉ इम्पोजेस हेफ्टी फाइनेंशियल पेनाल्टीज, लॉ जो है वो हेफ्टी यानी कि बहुत ज़्यादा बड़ा अमाउंट में फाइनेंशियल पेनाल्टीज इम्पोज करता है, ठीक है। इन्वोक करना क्या होता है? इन्वोक करना मतलब बेसिकली लागू करना, ठीक है। फॉर्मली आप किसी कानून को, जब किसी अथॉरिटी को आप इन्वोक कर रहे हैं, मतलब उस कानून को आप लागू कर रहे हैं, या फिर आप उस अथॉरिटी को आप आवाहन कर रहे हैं एक तरह से, ठीक है। हम जब भी कोई पूजा कर रहे होते हैं, है ना, पूजा हवन कुछ कर रहे होते हैं, तो हम सभी भगवानों को पहले आवाहन करते हैं, है ना। गणेश जी को बुलाते हैं, सभी भगवानों को हम बुलाते हैं। तो हमने क्या किया है? सभी भगवानों को इन्वोक किया है, ठीक है। तो इन्वोक करना मतलब सबको बुलाना, आवाहन करना, आग्रह करना कि आइए हमारे इस पूजा में, हमारे इस यज्ञ में साक्षी बनिए और जो भी आपको अर्पण किया जा रहा है उसे ग्रहण कीजिए, है ना। तो इन्वोक करना। वैसे ही जब किसी अथॉरिटी को आवाहन किया जा रहा है तो आके शामिल हो। जब किसी लॉ को इन्वोक कर रहे हैं, लॉ को तो हम आह्वान नहीं कर सकते कि आओ शामिल करो, तो लॉ इन्वोक करने का मतलब ये होता है कि उस लॉ को, उस कानून को लागू करना। आई होप आपको कॉन्टेक्स्ट अच्छे से समझ आ गया है। समझ आ गया हो तो सभी बच्चे एक बार कमेंट बॉक्स में थम्स अप कमेंट कर देंगे, ठीक है। चलो, साइट का मतलब होता है मेंशन, इस साइट का मतलब होता है मेंशन, ठीक है। SITE वाला साइट, इसका तो मतलब हो गया लोकेशन, और SIGHT वाला साइट, इसका मतलब होता है दृष्टि, ठीक है। आई साइट कमजोर हो गई है, दृष्टि। अपील टू, अपील करना मतलब आग्रह करना। एंटोनिम क्या है? इग्नोर कर दो, ठीक है, डिसरिगार्ड कर दो। नाउ एडवर्टाइजर्स में इन्वोक लीगल प्रोविजंस, जो एडवर्टाइजर्स हैं वो लीगल प्रोविजंस को इन्वोक कर सकते हैं, यानी कि लागू कर सकते हैं। चलिए, द लॉ इम्पोजेस डैश फाइनेंशियल पेनाल्टीज फॉर मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट्स। अगर आप मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, मतलब आप बोल कुछ और रहे हैं और बेच कुछ और रहे हैं, मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट हो गया, तो लॉ जो है ऐसे एडवर्टाइजमेंट्स पे, मैं ऑलमोस्ट आंसर बताने वाली थी, ठीक है, चलो बता ही देती हूँ। हेफ्टी फाइनेंशियल पेनाल्टीज जो है वो लागू करता है, इम्पोज करता है, ठीक है। इंटरवेंशन का मतलब क्या है? इंटरवेंशन ION एंडिंग वर्ड है, दिस इज अ नाउन, ओके। इन्वॉल्वमेंट टू चेंज अ सिचुएशन, इंटरवेंशन का मतलब होता है आप किसी परिस्थिति में परिवर्तन लाना चाहते हैं, किसी सिचुएशन में चेंज लाना चाहते हैं, इसलिए आप किसी को हस्तक्षेप करने को कह रहे हैं, या कोई हस्तक्षेप कुछ बदलाव लाने के लिए कर रहा है। ये यूजुअली पॉजिटिव वर्ड होता है। इंटरप्ट नेगेटिव वर्ड होता है। इंटरप्ट मतलब नेगेटिव इंटेंशन होता है, तहस नहस करना या डिस्टर्ब करने का इंटेंशन होता है। इंटरवेंशन भी हस्तक्षेप करना है, लेकिन इसका जो इंटेंशन होता है, इंटरवेंशन का इंटेंशन होता है सोल्यूशन लाना, ठीक है। सो इन्वॉल्वमेंट और इंटरफियरेंस। इंटरफियर भी नेगेटिव वर्ड है, इंटरप्ट नेगेटिव वर्ड है, इंटरफियर नेगेटिव वर्ड है। इंटरवीन जिसका नाउन फॉर्म बनता है इंटरवेंशन, ये पॉजिटिव वर्ड होता है, ये सोल्यूशन की ओर होता है, ये प्रॉब्लम्स को और आग में घी डालने वाला काम करता है, इंटरफियर करना, ठीक है। सो इन्वॉल्वमेंट और इंटरफियरेंस सिनोनिम में क्यों आया फिर? क्योंकि मीनिंग तो सेम ही है, हस्तक्षेप करना, ठीक है। ये आपको समझना है कि ये थोड़ा पॉजिटिव कॉन्टेक्स्ट में यूज होता है, ये नेगेटिव कॉन्टेक्स्ट में यूज होता है, मीनिंग तो सेम ही है। नॉन इंटरफियरेंस और विड्रॉल इसका एंटोनिम्स है। सो लीगल डिस्प्यूट्स में इनवाइट जुडिशियल इंटरवेंशन, लीगल
जो डिस्प्यूट्स हैं उससे क्या होगा कि जुडिशियल इंटरवेंशन को आमंत्रण दे देंगे ये। लीगल डिस्प्यूट्स में इनवाइट जुडिशियल इंटरवेंशन। फ्रैगमेंटेड, फ्रैगमेंट होना ये वर्ब और नाउन दोनों की तरह यूज हो सकता है, ठीक है, ये वर्ब और नाउन दोनों की तरह यूज होता है। फ्रैगमेंट होना मतलब टुकड़ों टुकड़ों में बट जाना, डिवाइड इनटू सेपरेट पार्ट्स, खंडित हो जाना, ठीक है, डिवाइडेड और डिसजॉइंटेड। एंटोनिम क्या है? डिसइंटीग्रेटेड भी आप कह सकते हैं, इसका एंटोनिम बन जाएगा इंटीग्रेटेड, यूनिफाइड, ठीक है। इंडियाज रेगुलरिटी रेजिम इज फ्रैगमेंटेड, इंडिया का जो रेगुलरिटी रेजिम है ये फ्रैगमेंटेड है। रेगुलरिटी मतलब जो नियम कायदे कानून बनाता है किसी भी चीज़ को कंट्रोल में रखने के लिए, है ना, जहाँ पे जो भी पार्टीज इन्वॉल्व हैं उन सभी का ध्यान रखा जा सके, किसी के साथ में भी कोई एक्सप्लॉयटेशन ना हो, ये इंश्योर करने के लिए क्या होते हैं? रेगुलरिटी रेजिम्स होते हैं, ठीक है। तो इंडिया में ये रेगुलरिटी रेजिम जो है ये फ्रैगमेंटेड है, मतलब बटा हुआ है, खंडित है ये, है ना, यूनाइटेड नहीं है। स्ल्यू का मतलब क्या होता है? स्ल्यू मतलब अ लार्ज नंबर, बड़ी संख्या, हम कहते हैं अ स्ल्यू ऑफ मेजर्स। मेजर्स मतलब कोई कदम जो उठाए जाते हैं, कोई एक्शंस जो लिए जाते हैं, तो बहुत सारे एक्शंस को हम कह सकते हैं अ स्ल्यू ऑफ मेजर्स। मल्टीट्यूड और एरे इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे, एंटोनिम हो जाएगा फ्यू या स्कैर्सिटी। द रूल्स आर स्प्रेड अक्रॉस अ स्ल्यू ऑफ एक्ट्स, जो रूल्स हैं वो कैसे फैले हुए हैं? स्ल्यू ऑफ एक्ट्स मतलब बहुत सारे एक्ट्स में फैले हुए हैं, जो भी रूल्स है, रेगुलेशंस, रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए रखने के लिए, ठीक है। अनसब्सटैंशिएटेड, वेरी ब्यूटीफुल वर्ड। अनसब्सटैंशिएटेड का मतलब क्या होता है? सब्सटैंशिएट करना मतलब सपोर्ट करना, तो अनसब्सटैंशिएटेड मतलब जिसको कोई सपोर्ट ना मिले एविडेंस के थ्रू या किसी भी ठोस बैकअप के साथ में अगर आप किसी चीज़ को सपोर्ट कर रहे हैं तो आप उसे सब्सटैंशिएट कर रहे हैं, ठीक है। तो अनसब्सटैंशिएटेड मतलब कुछ ठोस या पुख्ता कोई सबूत या एविडेंस नहीं है किसी चीज़ को सपोर्ट करने के लिए। नॉट सपोर्टेड बाय एविडेंस, बिना प्रमाण के जिसको आप कह सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप किसी पर कोई आरोप लगा रहे हैं लेकिन आपके पास कोई ठोस सबूत नहीं है तो मैं कहूँगी योर एक्यूजेशन इज़ अनसब्सटैंशिएटेड। योर एक्यूजेशन, अक्यूज़ कर रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं, है ना। So your accusation is unsubstantiated, means not supported by evidence, प्रमाण नहीं है आपके पास, ठीक है। unsupported और unproven, एंटोनिम क्या बन जाएगा? proven और verified. Now advertisements often make unsubstantiated claims, advertisements जो हैं वो अक्सर बिना प्रमाण के दावे करते हैं, that's what means the sentence. Advertisers often make unsubstantiated claims, right? Now, India's regularity regime is dash across several acts and rules. So, is dash, is slew, is fragmented, is intervention or is substantiated? चलो इस क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको बताती हूँ कि हम एलिमिनेशन का टेक्निक कैसे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इस के बाद में क्या आएगा? इस के बाद में या तो V1 + ing आता है, या तो इसके बाद में अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में सेंटेंस चलेगा तो, ठीक है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस और एक्टिव, एक्टिव अगर एक्टिव समझेंगे तब एक्टिव वॉइस में होगा तो V1 + ing जाएगा, पैसिव वॉइस में होगा तो V3 आएगा, ठीक है। या फिर इसके बाद में कोई एडजेक्टिव आ सकता है, ठीक है। नाउन नहीं आएगा, नाउन आएगा तो यहाँ पे आर्टिकल होगा। अब इतना पॉसिबल है। अब यहाँ पे इज स्ल्यू तो नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे स्ल्यू एडजेक्टिव तो है लेकिन इसके बाद नाउन होना चाहिए, तो यहाँ पे नाउन नहीं है तो स्ल्यू आपका आंसर नहीं है, ठीक है। इज फ्रैगमेंटेड V3 ये आंसर हो सकता है आपका। इज नाउन नहीं आएगा डायरेक्टली, ठीक है, तो ये भी आपका आंसर नहीं है। और इज अनसब्सटैंशिएटेड ये भी आपका आंसर हो सकता है। सो इंडियाज रेगुलेटरी रेजिम इज अनसब्सटैंशिएटेड या इज फ्रैगमेंटेड। अब हम मीनिंग देखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे मीनिंग क्या है कि अक्रॉस सेवरल एक्ट्स, तो कई एक्ट्स में बटा हुआ है, ये वाला मीनिंग आ रहा है, खंडित है ना, फैला हुआ है, तो फैला हुआ वाला मीनिंग फ्रैगमेंटेड। आपका आंसर क्या हो जाएगा? फ्रैगमेंटेड। जहाँ पे सपोर्ट नहीं है या प्रमाण नहीं है ऐसा कोई मीनिंग आएगा तब आप अनसब्सटैंशिएटेड कह देंगे, ठीक है। चलो नाउ स्टूडेंट्स, आप जो भी यहाँ पे पढ़ रहे हैं ये सभी कुछ PDF फॉर्म में आपके पास अवेलेबल होगा इस टेलीग्राम चैनल पे, ओके। एंड यस, वन मोर थिंग, अगर आप अपना कॉम्प्रिहेंशन प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो मैं कमेंट सेक्शन में एक लिंक दूंगी, ठीक है। उसमें कॉम्प्रिहेंशन का आप क्विज़ अटेंड कर सकते हैं, ठीक है। उसमें आई गेस 50 कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चंस है, यस
अराउंड 50 कॉम्प्रहेंशन के क्वेश्चंस है, आपको क्विज अटेंड कर सकते हैं और अपना स्कोर देख सकते हैं, ठीक है। और मैं टाइम टू टाइम आपको इस तरीके से क्विज देती जाऊँगी ताकि आप अपना स्कोर एनालिसिस वगैरह करते चलें, ठीक है। चलो PDF आपको इंग्लिश विद सुमन शर्मा टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, याद रखना, या फिर आप सिंपली इसको स्कैन कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेके स्कैन कर सकते हैं ताकि आप सही चैनल पर पहुँचे, ठीक है। इंग्लिश विद सुमन शर्मा याद रखना। एंड ये आपका व्हाट्सएप चैनल है, व्हाट्सएप चैनल पे भी जैसे जैसे मुझे टाइम मिलता है बीच बीच में तो मैं बच्चों से कुछ ना कुछ कनेक्ट करती रहती हूँ या कुछ उनको अपडेट देती रहती हूँ, कुछ छोटा सा क्वेश्चन दे दिया या कुछ, ठीक है। इस तरीके से हम काम करते हैं। चलिए, सो स्पोकन इंग्लिश एक्सप्रेस बैच उन सभी बच्चों के लिए, सबसे पहले तो हमारे एप्लीकेशन का नाम क्या है, सरीन पाठशाला, गूगल प्ले स्टोर पर आपको मिल जाएगा, ठीक है। कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव करना है तो आपके लिए बैच है स्पोकन इंग्लिश एक्सप्रेस बैच। और अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो बच्चों आपके एग्जामिनेशन के शेड्यूल के अकॉर्डिंग, है ना, 3 मंथ्स है, 6 मंथ्स है, 12 मंथ्स है, आप बैच में एनरोल कर सकते हैं। एंड ये प्राइसेस नहीं है, ये यहाँ पे गलत पोस्टर आ गया है, प्राइसेस में और डिस्काउंट आ गया है, ठीक है। अब इस बैच में आपको कंप्लीट इंग्लिश फाउंडेशन बैच में मिलेगा क्या, 200+ आपको वीडियो लेसन्स मिलेंगे, ठीक है। 200+ आपको वीडियो लेसन्स मिलेंगे जिसमें ग्रामर, वोकैबुलरी, क्लोज टेस्ट, पैराजम्बल्स, सभी कुछ इन डेप्थ इन डिटेल कवर कराया गया है। अब आ जाते हैं अपने आर्टिकल पे। ड्यू डिलिजेंस किस पर, ऑन सरोगेट एडवर्टाइजिंग, यानी कि जो सब्सटीट्यूट एडवर्टाइजिंग चल रहा है उसमें ड्यू डिलिजेंस, यानी कि उसमें हमें केयरफुल इन्वेस्टिगेशन करने की आवश्यकता है, ठीक है। किसको केयरफुल इन्वेस्टिगेशन करना है, कौन सब्सटीट्यूट एडवर्टाइजिंग कर रहा है, चलिए देखते हैं आर्टिकल में। कर्ब्स ऑन सरोगेट एडवर्टाइजिंग, अब सब्सटीट्यूट एडवर्टाइजिंग इस पर रोक लगाना ज़रूरी है, ठीक है। तो कर्ब्स ऑन मस्ट अवॉइड, लेकिन ये रोक जो है ये अवॉइड क्या करना चाहिए, रेगुलरिटी ओवर रीच मतलब ज़रूरत से ज़्यादा हस्तक्षेप ना हो, है ना, इस चीज़ से बचने की ज़रूरत है। तभी कह रहे हैं ड्यू डिलिजेंस मतलब केयरफुल इन्वेस्टिगेशन करिए और जितने नियम कायदे कानून बनाने की आवश्यकता है, जितना कंट्रोल करने की ज़रूरत है उतना ही कंट्रोल करें, ज़रूरत से ज़्यादा कंट्रोल ना करें। अब बताओ, जब मैं आपको ऐसे कहूँ कि ठीक है आप ये काम करो, ज़रूरी तो है लेकिन बहुत ध्यान से करो, ठीक है, गड़बड़ मत कर देना, तो मेरा टोन कैसा है मेरा टोन, यस, सोचिए क्या वर्ड आपके दिमाग में आ रहा है। या मैं आपको जब ऐसा कहूँ तो आपका तो एडिटोरियल में ऑथर भी ऐसा कह रहा है, किसे कह रहा है, जनता को और गवर्नमेंट को, ठीक है। तो इनका टोन कैसा है, हमें टोन समझना है, हमें सेंट्रल आइडिया पैसेज का समझना है, ठीक है। हमें इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चंस जो होते हैं वो आंसर करने हैं। डायरेक्ट क्वेश्चंस मतलब जो पैसेज में है सीधा सीधा उसी में से कुछ क्वेश्चन है। इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चंस मतलब आपको समझना पड़ेगा क्या पूछा जा रहा है, उसको समझना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए आगे हम पढ़ते हैं। महाराष्ट्र फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, महाराष्ट्र फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन कमिश्नर, भाई ये तो मतलब तुकाराम मुंडे एकदम जोरदार चर्चे में है और बहुत काम सही भी कर रहे हैं, बहुत बढ़िया भी काम कर रहे हैं, ठीक है। तो महाराष्ट्र फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन कमिश्नर जो है तुकाराम मुंडे, इन्होंने कोशिश की अटेम्प्ट टू डिसरप्ट द मार्केटिंग चेन, इन्होंने मार्केटिंग चेन को ही डिसरप्ट करने का मतलब कोशिश किया। बाय टारगेटिंग द सेलिब्रिटीज हु प्रॉप अप द ब्रांड्स, इन्होंने सीधा सेलिब्रिटीज को ही टारगेट किया कि क्यों इस ब्रांड को सपोर्ट कर रहे हो, जब इसमें कोई बात हो तब सपोर्ट करो, खुद यूज़ कर रहे हो तब सपोर्ट करो, है ना। तो उन्होंने डायरेक्टली सेलिब्रिटीज़ को ही टारगेट किया। सेलिब्रिटीज़ को टारगेट करके उन्होंने मार्केटिंग चेन डिसरप्ट किया, क्योंकि मार्केटिंग हो किसके थ्रू रही है, सेलिब्रिटीज़ के थ्रू हो रही है, ठीक है। हु प्रॉप अप द ब्रांड रिकॉल ऑफ मैन्युफैक्चरर्स प्रोडक्ट्स, ठीक है, इज एन इनकरेजिंग काउंटरपॉइज टू द कंज्यूमर गुड्स एंड गुड्स एडवर्टाइजिंग लैंडस्केप ऑफ टुडे। ये एक अच्छा कह रहे हैं और एनकरेजिंग है ना, मतलब प्रोत्साहन देने वाला काउंटरपॉइज है टू द कंज्यूमर गुड्स एडवर्टाइजिंग लैंडस्केप ऑफ टुडे। आज जो कंज्यूमर गुड्स एडवर्टाइजिंग का लैंडस्केप है उसके लिए एक अच्छा और एनकरेजिंग प्रोत्साहन देने वाला काउंटरपॉइज है। दिस लैंडस्केप हैज लॉन्ग सफर्ड द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ अ ग्रॉस एसिमेट्री। इस लैंडस्केप ने परिणाम भोगते हैं और बहुत लंबे समय से, तभी कह रहे हैं लॉन्ग सफर्ड द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ग्रॉस एसिमेट्री, है ना। तो कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा असमानता के परिणाम भुगते हैं बहुत लंबे समय से इस लैंडस्केप ने, है ना। कंज्यूमर गुड्स एडवर्टाइजिंग जो लैंडस्केप है यहाँ पे बहुत ज़्यादा एसिमेट्री काफ़ी टाइम से रहा है। द पर्सन विद द परस्यूएसिव पावर, क्यों एसिमेट्री, क्यों असमानता कह रहे हैं, भले ही मैं कोई सही बात बताऊँ, मैं अच्छी बात बताऊँ, लेकिन मेरे पास बहुत ज़्यादा ऑडियंस नहीं है तो मेरी बात नहीं ज़्यादा लोगों तक पहुँच पाएगी। और किसी के पास बहुत ज़्यादा ऑडियंस है, मान लो हम एक्टर्स की बात कर रहे हैं तो एक्टर्स के पास बहुत ज़्यादा ऑडियंस है, भाई मैंने पढ़ाने का फैसला किया, मैं टीचर हूँ, ठीक है,
तो ये तो चलो आजकल यूट्यूब से बहुत सारे बच्चे जान जाते हैं, लेकिन पहले तो ऐसा पॉसिबल नहीं था। जिस एरिया में मैं पढ़ा रही हूँ, जिस स्कूल में, कॉलेज में, कोचिंग में, जहाँ पे भी पढ़ा रहे, बस वहाँ तक के बच्चे हमें जानते थे। तो क्या मेरा परस्यूएसिव पावर या मेरी पहुँच इस वजह से सीमित होनी चाहिए क्योंकि कम लोग मुझे जानते हैं? अब जो एक्टिंग करियर चूज़ की हैं, मैं भी मेहनत कर रही हूँ, वो भी मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। बस उन्होंने एक ऐसा फील्ड चूज़ कर लिया जहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग आपको फॉलो करने लग जाते हैं, तो वो जो बोलेंगे वो भले ही गलत बोले तो भी सही हो जाएगा, और मैं सही बात बोलूँ तो भी वो गलत हो जाएगा। तो है ना असमानता, ठीक है। दिस वाज जस्ट एन एग्जाम्पल कि यहाँ पे ग्रॉस एसिमेट्री क्यों कहा जा रहा है, ठीक है। चलिए, कह रहे हैं कि ये जो कंज्यूमर एडवर्टाइजिंग लैंडस्केप है, इन्होंने बहुत लंबे समय से ये ग्रॉस एसिमेट्री का परिणाम भुगता है, ठीक है। द पर्सन विद द परस्यूएसिव पावर सफर्स ऑलमोस्ट नन ऑफ द इकोनॉमिक डाउनसाइड्स ऑफ कंज्यूमिंग सर्टेन गुड्स। अब जो किसी गुड को, है ना, गुड नहीं कहेंगे, गुड्स कहेंगे, ठीक है, गुड एडजेक्टिव बन जाएगा। किसी गुड्स को अगर वो प्रमोट कर रहा है, उसके पास परस्यूएसिव पावर है, बहुत लोग उसकी बात सुन रहे हैं, भले ही वो गलत चीज़ क्यों ना मतलब प्रमोट कर रहा हो, वो प्रमोट करने के उसको पैसे मिल गए, लेकिन उन गुड्स से क्या नुकसान हो रहा है, चाहे शारीरिक नुकसान हो चाहे इकोनॉमिक नुकसान हो, वो भुगत रहे हैं क्या? वो तो नहीं भुगत रहे हैं, ठीक है। नन ऑफ द सफर्स ऑलमोस्ट नन ऑफ द, जिसके पास ज़्यादा परस्यूएसिव पावर है वो लगभग ना के बराबर इकोनॉमिक डाउनसाइड, मतलब इकोनॉमिक नुकसान भुगत रहा है, ऑफ कंज्यूमिंग सर्टेन गुड्स। A situation sustained as much by uncritical endorsement by inequities in the public healthcare system, ठीक है। और ये जो सिचुएशन है, a situation sustained as much by uncritical endorsement, बिना क्रिटिसिज्म के एंडोर्स किया जा रहा है कि हाँ ये काम कर लो, है ना, as much by uncritical endorsement as by inequities in the public health, public health में भी inequities है बहुत ज़्यादा, healthcare system, but the FDA must still prove its suspicions। भले ही FDA सही काम कर रहा है, लेकिन फिर भी FDA के जो भी शक है उन्हें अपने शक को प्रूव करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि बिना सबूत के आप किसी के खिलाफ भी एक्शन ले सकते हैं या कुछ भी कर सकते हैं। तो but the FDA must still prove its suspicions। According to it, Vimal Ilaichi, which Shah Rukh Khan, Ajay Devgan and Tiger Shroff have endorsed। endorse करना मतलब सपोर्ट करना, प्रमोट करना। तो इनके मुताबिक शाहरुख खान, अजय देवगन और टाइगर श्रॉफ ने जो एंडोर्स किया है, विमल, कहाँ गया विमल, विमल इलायची, जिसको इन्होंने एंडोर्स किया है, डज नॉट हैव अ मार्केट आइडेंटिटी इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स एसोसिएशन। तो उनका जो एसोसिएशन है उससे अलग इनका कोई भी मार्केट आइडेंटिटी नहीं है, ऑफ इट्स एसोसिएशन विथ टोबैको, एंड दैट एंडोर्सिंग इट अमाउंट्स टू अ सरगेट एंडोर्समेंट ऑफ टोबैको प्रोडक्ट्स। तो एक तरह से उसको एंडोर्स करना ये एक सरगेट एंडोर्समेंट हो गया, है ना, कि एक सब्स्टिट्यूट आपने एडवर्टिजमेंट कर दिया टोबैको प्रोडक्ट्स का भी, ठीक है। क्योंकि बोल तो नहीं कि हम इलायची बेच रहे हैं, लेकिन कंपनी कौन सी है, कंपनी तो तंबाकू वाली है, राइट। तो एक तरह से सरगेट मतलब सब्स्टिट्यूट एडवर्टिजमेंट हो गया कि हम खुल के तंबाकू तो नहीं बेच पा रहे हैं, तो हम इनडायरेक्टली तंबाकू बेचेंगे, ठीक है। While this seems a reasonable reading of the Cigarettes and Other Tobacco Products Act, COTPA rules, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि ये इस एक्ट का या इन रूल्स का रीजनेबल रीडिंग लग रहा है ये। द दिल्ली हाई कोर्ट इन DGHS वर्सेस सोम पान प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड 2024 हैड हेल्ड, उन्होंने क्या होल्ड किया था, मतलब क्या कहा था, क्या जजमेंट पास किया था, दैट the state had a responsibility to prove a case of surrogate advertising। स्टेट अगर किसी पे आरोप लगा रहा है कि सरगेट एडवर्टाइजिंग हो रहा है, यानी कि सब्स्टिट्यूट एडवर्टाइजिंग हो रहा है, तो उसे प्रूव करना पड़ेगा, ठीक है। स्टेट हैड अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनके ऊपर ये जिम्मेदारी है, क्योंकि स्टेट के पास पावर भी है कि उसमें बदलाव ला सकें। तो प्रूव करो फिर बदलाव लाओ, ठीक है। सो स्टेट हैड अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रूव अ केस ऑफ सरगेट एडवर्टाइजिंग, दैट इज neither could brand registration alone prove surrogate advertising, nor could the mere existence of a technically legal product permit a particular advertisement, ठीक है। इसका मतलब क्या है, दैट इज ना ही कोई ब्रांड रजिस्ट्रेशन, सिर्फ अगर कोई ब्रांड रजिस्ट्रेशन है, सिर्फ तभी कह रहे हैं ब्रांड रजिस्ट्रेशन अलोन, neither could brand registration alone prove surrogate advertising। खाली अगर ब्रांड रजिस्ट्रेशन है तो सिर्फ उससे भी सरगेट एडवर्टाइजिंग प्रूफ नहीं होगा, और ना ही
मेयर एग्जिस्टेंस ऑफ अ टेक्निकली लीगल प्रोडक्ट, सिर्फ एक लीगल प्रोडक्ट टेक्निकली है तो उसके खाली रहने से भी कोई एडवर्टाइजमेंट जो है वो परमिट नहीं होगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप बहुत सारी गलत चीज़ें बेच रहे हैं, ठीक है, लेकिन उसमें एक कोई ऐसा टेक्निकली लीगल प्रोडक्ट है और उससे आपको एडवर्टाइजमेंट करने का, कोई भी पर्टिकुलर एडवर्टाइजमेंट करने का परमिशन मिले, ठीक है ना। वाइल मिस्टर मुंडेज एफर्ट्स आर कमेंडेबल, बहुत ही प्यारा शब्द है और मिस्टर मुंडे के एक्शंस एफर्ट्स भी सराहनीय हैं, ठीक है। सो कमेंडेबल का मतलब होता है प्रशंसनीय, सराहनीय। सो वाइल मिस्टर मुंडेज एफर्ट्स आर कमेंडेबल, द FDA शुड, हालांकि वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन FDA शुड फॉलो थ्रू with inquiries under COTPA and the Food Safety and Standards Act 2006. COTPA rules और Food Safety and Standards Act 2006 जो है उनको इसके अंडर इंक्वायरीज करनी चाहिए, ठीक है, दैट विथस्टैंड स्क्रूटनी, और ऐसी इंक्वायरीज करनी चाहिए कि अगर उन इंक्वायरीज की स्क्रूटनी हो तो उसमें कुछ गलत ना पाया जाए, ठीक है। इंडिया बेयर्स द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट बर्डन ऑफ ओरल कैंसर, ओरल कैंसर मतलब जितना भी आपका थ्रोट, टंग, माउथ, ये सब कैंसर्स है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैंसर्स हैं, तो इंडिया में वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा केसेस जो है वो इंडिया में पाया जाता है। एंड द FDA इज़ राइट टू ट्रीट सर्टेन एडवर्टाइजमेंट्स एज अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। FDA इसमें बिल्कुल गलत नहीं है कि कुछ ट्रेड प्रैक्टिसेस को वो अनफेयर यानी कि गलत ट्रीट कर रहा है या गलत समझ रहा है, तो इसमें FDA बिल्कुल गलत नहीं है। विथ सिग्निफिकेंट कॉन्सिक्वेंसेज फॉर कंज्यूमर हेल्थ, कह रहे हैं कि इससे जो जनता है उनके हेल्थ पर प्रभाव पड़ रहा है भाई, ठीक है। सो सिग्निफिकेंट, और वो भी सिग्निफिकेंट कॉन्सिक्वेंसेज है, मतलब बड़े प्रभाव पड़ रहे हैं। द एंडोर्सर लायबिलिटी क्रिएटेड बाय द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, अब कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 का जो था, उन्होंने एंडोर्सर लायबिलिटी क्रिएट किया था। एंडोर्सर लायबिलिटी मतलब मान लो विमल इलायची को जो सपोर्ट कर रहे हैं, जो एंडोर्स कर रहे हैं, जो प्रोमोट कर रहे हैं, तो उनकी भी जिम्मेदारी है, उनकी भी लायबिलिटी है, ठीक है। ऐसा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 में क्रिएट किया गया था, टुगेदर विथ हेफ्टी फाइनेंशियल पेनाल्टीज, और बहुत बड़े फाइनेंशियल पेनाल्टीज भी क्रिएट किए गए थे। हैज़ ऑल्सो अंडरमाइंड सेलिब्रिटीज एबिलिटी टू इन्वोक इग्नोरेंस ऑफ अ मैन्युफैक्चरर्स इंटेंशंस एज अ डिफेंस। तो इससे उन्होंने क्या किया है, इससे अंडरमाइन हो गया है, मतलब कमज़ोर हो गया है। क्या कमज़ोर हो गया है? सेलिब्रिटीज़ की जो एबिलिटी है, कि सेलिब्रिटीज़ कई बार बोल सकते हैं ना, यार मैन्युफैक्चरर ने किस इंटेंशन से क्रिएट किया था हमें क्या पता, है ना, तो ऐसा बोलने का भी उनके पास बहाना नहीं मिलेगा, ये बहाना उनका कमज़ोर कर दिया था। सेंटेंस एक बार फिर से पढ़ो और समझो, ठीक है। हैज़ ऑल्सो अंडरमाइंड द सेलिब्रिटीज एबिलिटी टू इन्वोक इग्नोरेंस ऑफ अ मैन्युफैक्चरर्स इंटेंशंस, ठीक है। तो मैन्युफैक्चरर का इंटेंशन क्या था वो हमें नहीं पता, ऐसा बोल के, ऐसा कह के सेलिब्रिटीज़ जो हैं वो छुटकारा नहीं पा सकते। एज अ डिफेंस में ऐसा बोल के छुटकारा नहीं पा सकते। द FDA's डिसीजन टू हैव सेलिब्रिटी एंडोर्सर्स एक्सप्लेन देयर डिसीजन मेकिंग, अब FDA ने क्या फैसला लिया कि सेलिब्रिटीज़ जो भी एंडोर्स कर रहे हैं, जो भी सपोर्ट कर रहे हैं, तो वो अपना डिसीजन एक्सप्लेन करें, ठीक है। एक्सप्लेन देयर डिसीजन मेकिंग इज़ अ लॉजिकल एक्सटेंशन, तो ये एक लॉजिकल एक्सटेंशन है इस बात का कि आप उसको सपोर्ट कर रहे हैं, इस ब्रांड को, तो क्यों सपोर्ट कर रहे हो, ठीक है, ऑफ दिस प्रिंसिपल इन द डोमेन ऑफ एनफोर्समेंट। तो लागू होने के इस डोमेन में ये जो है कह रहे हैं कि लॉजिकल एक्सटेंशन है, ठीक है। द प्रॉब्लम एग्जेम्प्लीफाइड, एग्जेम्प्लीफाई करना मतलब एज एन एग्जाम्पल सामने लाना, तो ये जो प्रॉब्लम है इसने एज एन एग्जाम्पल सामने लाया। एग्जेम्प्लीफाइड बाय टोबैको ऑल्सो एक्सटेंड्स टू प्रोडक्ट्स मेकिंग अनसब्सटैंशिएटेड क्लेम्स। अब ये जो प्रॉब्लम है ये सामने किसके एग्जाम्पल से आया है? टोबैको के, इसीलिए कहा जा रहा है कि द प्रॉब्लम एग्जेम्प्लीफाइड बाय टोबैको। लेकिन ये प्रॉब्लम सिर्फ टोबैको तक सीमित नहीं है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, ठीक है, जो जिन प्रोडक्ट्स का अनसब्सटैंशिएटेड क्लेम हो रहा है। अनसब्सटैंशिएटेड मतलब कोई सबूत नहीं है, बिना सबूत के, बिना गवाह के, बिना प्रमाण के दावे किए जा रहे हैं, और ये बहुत सारी चीज़ों में हो रहा है, सिर्फ टोबैको में नहीं हो रहा है। क्लेम्स एग्जाम्पल बूस्ट इम्यूनिटी, बहुत सारी चीज़ें हैं जो बोल रहे हैं कि ये खाओ इससे इम्यूनिटी बढ़ती है, तो बढ़ती है कि नहीं बढ़ती है, एविडेंस है या नहीं है, ठीक है। एंड एजुकेशनल एंड फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स, तो एजुकेशनल प्रोडक्ट्स भी, फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स भी, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनका कोई भी सब्सटैंशिएटेड क्लेम नहीं है। अनफॉर्चुनेटली
India's regulatory regime is fragmented across a slew of acts and rules. कह रहे हैं कि अनफॉर्चुनेटली इंडिया का जो रेगुलेटरी रेजिम है ये फ्रैगमेंटेड है, मतलब खंडित है, बटा हुआ है, टूटा हुआ है, ठीक है, अक्रॉस अ स्ल्यू ऑफ एक्ट्स एंड रूल्स, मतलब बहुत सारे एक्ट्स और रूल्स बने हुए हैं, किसी चीज़ के लिए थोड़ा सा कोई एक्ट बना है, किसी चीज़ के लिए कुछ एक्ट, किसी चीज़ के लिए कुछ रूल। तो ये जो रेगुलेटरी रेजिम है ये बहुत सारे एक्ट्स और रूल्स के रेगुलेटरी रेजिम में जो है ये फ्रैगमेंटेड है। और इससे होता क्या है, प्रॉब्लमैटिक एडवर्टिजमेंट्स ऑफन इन्वोक लीगल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्ट्रूमेंट्स। अब जो प्रॉब्लमैटिक एडवर्टिजमेंट्स है ना, तो ये क्या करते हैं, अक्सर इन्वोक करते हैं क्या, लीगल और एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्ट्रूमेंट्स। कोई कानून उठा लेंगे, बोलेंगे नहीं नहीं इस कानून के अकॉर्डिंग तो हम कर सकते हैं कोई काम, है ना। कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्ट्रूमेंट है उसको भी उठा लेंगे वो लोग, ठीक है, टू ड्रॉ द जुडिशरीज इंटरवेंशन। और उससे क्या करते हैं, जुडिशरी को बोलते हैं कि हाँ आइए आप हस्तक्षेप करिए और इसका कुछ सुलझाव करिए, है ना। पेनाल्टीज और बैन्स इन द एफडीए's केस। अब एफडीए के केस में जो भी पेनाल्टी या बैन लग रहा है could significantly narrow the space. इससे the space exploited for surrogate advertising. तो कह रहे हैं कि जो भी एफडीए के केस में पेनाल्टीज या बैन्स लगेंगे इससे काफ़ी हद तक जो स्पेस एक्सप्लॉइट हो रहा है सरोगेट एडवर्टाइजिंग के लिए वो कम हो जाएगा। इफ़ द एफडीए फेल्स टू एक्ट फेयरली, लेकिन एफडीए अगर फेयरली यानी कि सही तरीके से ऑनेस्टली अगर एक्ट नहीं किया एफडीए ने, हावेवर it could become yet another example of regulatory overreach. ये और एक एग्जाम्पल बन जाएगा रेगुलेटरी ओवररीच का। ओवररीच मतलब जितने आपके पावर्स है या जितनी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं आप उसको उससे कहीं ज़्यादा उसको यूज़ कर रहे हैं, है ना, जस्टिफाइड नहीं है आपका यूज़ ऑफ पावर, तो हम उसको ओवररीच कहते हैं। सो रेगुलरिटी ओवररीच दैट स्ट्रेंथेंड द प्रैक्टिसेस इट सॉट टू एंड, ठीक है। तो अगर लास्ट में क्या कह रहे हैं कि एफडीए ने अगर फेयरली यानी कि ईमानदारी से काम नहीं किया तो ये जो रेगुलेटरी ओवररीच है इसका ये और एक एग्जाम्पल बनकर रह जाएगा। और जिस चीज़ को ख़त्म करने के लिए ये सारी चर्चा शुरू हुई है वो चीज़ और मजबूत हो जाएगी इससे, ठीक है। चलो, बहुत ही बढ़िया सा आर्टिकल था, बहुत ही प्यारा सा आर्टिकल था। देखते हैं क्वेश्चन हम कितना आंसर कर पाएंगे। व्हाट इज़ द प्राइमरी आर्ग्यूमेंट ऑफ द पैसेज। पैसेज का प्राइमरी आर्ग्यूमेंट क्या है बच्चों? सेलिब्रिटीज़ को कंप्लीटली बैन ही कर दो। मैंने आपको पहले ही बताया था जो ऐसे एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स होते हैं वो आपके आंसर कभी भी नहीं होते हैं। सरोगेट एडवर्टाइजिंग शुड बी रेगुलेटेड बट द अथॉरिटीज़ मस्ट अवॉइड एक्सेसिव रेगुलेशन। मतलब ज़रूरत से ज़्यादा रेगुलेट करने की, कंट्रोल में रखने की ज़रूरत है, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा भी कंट्रोल में नहीं रखना, मतलब रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाना नहीं चाहिए। टोबैको प्रोडक्ट्स शुड बी कम्प्लीटली बैंड इन इंडिया। ये सेंटेंस तो मतलब आपके इस क्वेश्चन का आंसर तो नहीं है, लेकिन ये होना ज़रूर चाहिए। एडवर्टाइजिंग लॉ शुड बी रिमूव्ड। एडवर्टाइजिंग का लॉ ही निकाल दो, है ना। तो आपका आंसर क्या है? आपका आंसर है ऑप्शन बी। आपका आंसर क्या है? आपका आंसर है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन पढ़ो। टेक 2 minutes, रीड द क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हाट मस्ट द एफडीए एस्टैब्लिश। एफडीए को क्या एस्टैब्लिश करना चाहिए, क्या स्थापित करना चाहिए कोई भी एक्शन लेने से पहले? अकॉर्डिंग टू द पैसेज, हमें अकॉर्डिंग टू द पैसेज बोलना है, ठीक है। भले ही कोई आर्टिकल हमारी सोच विचार से, हमारे थॉट प्रोसेस से बहुत ज़्यादा मिले, लेकिन हमें भावनाओं में बह के अपने मन की बातें आंसर के रूप में नहीं बतानी है। हमें वही बताना है जो एडिटोरियल में या जो आर्टिकल में पैसेज में पूछा जाता है या जो मेंशन्ड होता है वहाँ पे, उसी के अकॉर्डिंग हमें आंसर करना होता है। तो पैसेज के मुताबिक, इसीलिए आपको बार बार हर क्वेश्चन में याद दिलाया जाता है अकॉर्डिंग टू द पैसेज, अकॉर्डिंग टू द पैसेज, अकॉर्डिंग टू द पैसेज। बताओ इसका क्या मतलब है? ठीक है, कि आप भावनाओं में बह के अपनी विचारधारा कहीं व्यक्त ना कर दो आंसर में, आपको अकॉर्डिंग टू द पैसेज बताना है। यहाँ पे सिर्फ आपकी सोचने समझने की क्षमताओं का टेस्ट हो रहा है। सो अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हाट मस्ट द एफडीए एस्टैब्लिश बिफोर टेकिंग एक्शन। सेलिब्रिटी का पॉपुलैरिटी कितना है, मार्केट वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट, एविडेंस ऑफ सरोगेट एडवर्टाइजिंग। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि वो सब्सटीट्यूट एडवर्टिजमेंट कर रहे हैं तो उसका पहले एविडेंस एस्टैब्लिश करो, ठीक है। द नंबर ऑफ एडवर्टिजमेंट्स एयर्ड, नहीं, इन सबसे कोई मतलब नहीं है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि सरोगेट एडवर्टिजमेंट यानी सब्सटीट्यूट एडवर्टिजमेंट चल रहा है तो उसका प्रूफ दो और फिर उसके बाद में जो एक्शन लेना है, जो उचित है वो लो।
नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी इन्फर्ड फ्रॉम द पैसेज? पैसेज में से क्या समझा जा सकता है? इन सभी स्टेटमेंट्स में से आपको क्या लग रहा है कि क्या समझा जा सकता है? सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट्स हैव नो इन्फ्लुएंस ऑन कंज्यूमर्स? नहीं, ये तो गलत है। कहा जा रहा है, क्लियरली कहा गया है कि सेलिब्रिटीज के पास बहुत परस्यूएसिव पावर होता है। स्ट्रॉन्ग रेगुलेशन विदाउट प्रॉपर एविडेंस में इटसेल्फ क्रिएट प्रॉब्लम्स, ये कहा गया है, लास्ट में बिल्कुल कहा गया था। ऑल लीगल प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्स ऑफ सरेगेट एडवर्टाइजमेंट, नहीं। ऑल, कंप्लीटली, ऐसे वाले वर्ड्स जहाँ पे आ जाते हैं तो अक्सर वो ऑप्शन गलत होता है, लेकिन आप उसको पढ़ जरूर लेंगे एक बार। द जुडिशरी सपोर्ट्स एवरी एक्शन टेकन बाय एफडीए, जो भी एक्शन एफडीए ले रहा है उसको सपोर्ट कर रहा है? नहीं। देखो, एवरी इसको एक्सट्रीम स्टेटमेंट बना दे रहा है ना, तो आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर है ऑप्शन बी। सभी बच्चे मुझे कमेंट करके बताएंगे आपका स्कोर क्या है, ठीक है? चलो, व्हाट डज रेगुलेटरी ओवररीच मीन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द पैसेज? पैसेज के कॉन्टेक्स्ट में रेगुलेटरी ओवररीच 2-3 बार कहा गया है ना, तो इसका मतलब क्या है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द पैसेज? क्या इसका मतलब है रेगुलेशंस को लागू करने में असफलता, एक्सेसिव और अनजस्टिफाइड यूज ऑफ रेगुलेटरी अथॉरिटी? आपके पास कंट्रोल करने की अथॉरिटी दी गई तो आप उसको एक्सेसिव, ज़रूरत से ज़्यादा या अनजस्टिफाइड यूज़ कर रहे हैं, ये है रेगुलेटरी ओवररीच का मीनिंग। कंप्लीट रिमूवल ऑफ रेगुलेशंस नहीं, वॉलंटरी कंप्लायंस विथ रेगुलेशंस नहीं। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, व्हाट इज़ द ऑथर्स एटीट्यूड टूवर्ड्स एफडीएज एफर्ट्स? आपको क्या लगा पूरा आर्टिकल पढ़ने के दौरान, आपको क्या लगा कि ऑथर का एटीट्यूड कैसा है जो एफडीए अभी एफर्ट्स कर रही है ना? तो एफडीए के एफर्ट्स के ओर ऑथर का कैसा एटीट्यूड था? कंप्लीटली क्रिटिकल, कंप्लीटली सपोर्टिव, या सपोर्टिव बट कॉशियस, या इनडिफरेंट? इनडिफरेंट मतलब फर्क ही नहीं पड़ रहा है, ठीक है जो करना है करो, हमें क्या, ठीक है, दैट्स इनडिफरेंट। सपोर्टिव हैं लेकिन बोल रहे हैं कि ध्यान रखने की ज़रूरत है, कहीं आप जो कर रहे हो बहुत सही कर रहे हो, कमेंडेबल वर्ड्स यूज़ हुआ है, एनकरेजिंग वर्ड्स यूज़ हुआ है, तो इसका मतलब सपोर्टिव है ना? ऑथर का एटीट्यूड, टोन कैसा है? सपोर्टिव है, लेकिन बोल रहे ध्यान रखो कहीं जाती ना हो जाए, ठीक है? तो बोल रहे हैं कि कॉशियस, सपोर्टिव बट कॉशियस, ठीक है? चलो सभी बच्चे फटाफट से आप मुझे बताएंगे कि 5 में से आपका स्कोर क्या है, 5 में से कितने क्वेश्चंस आपके सही हुए हैं। अब सोचने के लिए, सोचने समझने के लिए एक मुद्दा, शुड सेलिब्रिटीज बी हेल्ड अकाउंटेबल फॉर मिसलीडिंग और सरेगेट एडवर्टाइजमेंट्स? क्या सेलिब्रिटीज़ को अकाउंटेबल यानी कि जिम्मेदार ठहराना चाहिए, उनसे जवाबदेही लेनी चाहिए अगर वो कोई मिसलीडिंग या फिर सरेगेट एडवर्टाइजमेंट में हिस्सा ले रहे हैं? आपके पास यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं, आप स्क्रीन को यहीं पर पॉज करके इन्हें पढ़ सकते हैं और अपना एक ओपिनियन फॉर्म कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा टॉपिक है ये, ठीक है? और अपना ओपिनियन फॉर्म करेंगे तो इंग्लिश में 1-2 सेंटेंस लिखने की भी कोशिश करेंगे। राइट स्टूडेंट्स, सो दैट्स इट फॉर टुडेज सेशन, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आज का सेशन आपको कैसा लगा, आज आपको सबसे अच्छा वर्ड कौन सा लगा, कमेंट करके मुझे बताइएगा। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, सभी बच्चे पढ़ते रहें और आगे बढ़ते रहें। जय हिंद एवरीवन।